तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग लिटरेरी कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। नाम सुन के लगता है कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब आप इसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही लॉजिकल और सिंपल था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडक्टिव क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है और किस तरह से लिटरेचर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें इंडक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में तो इंडक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी स्टोरी को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखना, जैसे कि उसमें कैरेक्टर्स क्या है, क्या सेटिंग है, क्या स्टाइल यूज़ हुआ है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, डायलॉग कैसे हैं, एक्सेट्रा। ये सब देखने के बाद इन सब को मिलाकर एक बड़ा आइडिया बनाना कि राइटर क्या कहना चाहता था। मतलब हम क्या करते हैं कि पहले छोटी छोटी बातें देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है हम वो निकालते हैं और फिर उनमें से एक बड़ा मतलब निकाला जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इंडक्टिव क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जब आप जो है वो किसी वर्क को, किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते हो यानी कि उसके छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो, जैसे कि उसकी सेटिंग, उसका जो है वो बैकग्राउंड, उसके कैरेक्टर्स, उसकी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से एनालाइज करने के बाद आप जो है वो उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालते हो। और वो पॉइंट्स आप जब निकालते हो तो उसमें से है जो है वो आप एक फाइनल कंक्लूजन बनाते हो। उस फाइनल कंक्लूजन में क्या मैटर होता है, तो उस फाइनल कंक्लूजन में ये मैटर होता है कि पूरे लिटरेरी वर्क में क्या बताया गया है। तो इस तरह से जो है आप वो इंडक्टिव क्रिटिसिज्म को समझ सकते हैं। अब इसे और भी सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दोस्तों इंडक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो वैसे ही काम करता है जैसे कि एक डिटेक्टिव यानी कि जासूस काम करता है। अब कैसे, तो आइए समझते हैं। जैसे कि अगर मानो कि कोई क्राइम हुआ है, मानो कि कोई मर्डर हुआ है, तो डिटेक्टिव पहले क्या करेगा, वो पहले सबूत इकट्ठा करेगा, जैसे कि खून के निशान, किसी का फोन कॉल रिकॉर्ड या फिर कैमरा फुटेज एक्सेट्रा। और फिर वो आगे क्या करेगा कि उन सबूत को देखकर डिसाइड करेगा कि असली कल्प्रिट कौन है, यानी कि गुनहगार कौन है। वैसे ही इंडक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि इंडक्टिव क्रिटिसिज्म में पहले कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है, यानी कि मान लीजिए कि एक तरह से सबूत ही देखे जाते हैं, जैसे कि स्टोरी के सीन्स, उसके कैरेक्टर्स, उसकी लैंग्वेज एक्सेट्रा। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि असली मतलब क्या हो सकता है इस स्टोरी का, यानी कि इस पूरे लिटरेरी वर्क का असली मीनिंग क्या है, ये लिटरेरी वर्क हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो इस तरह से आप जो है वो डिटेक्टिव से कंपेयर करके इंडक्टिव क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंडक्टिव क्रिटिसिज्म का फ़ायदा ये होता है कि ये रीडर्स को ज़्यादा एक्टिवली सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ आप किसी और का ओपिनियन या फिर किसी और की कही बातों पर ध्यान नहीं देते हो, उनकी बातें नहीं मानते हो, बल्कि खुद पढ़ते हो, खुद एनालाइज करते हो और खुद से समझने की कोशिश करते हो। इस तरह क्या होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन और आपकी थिंकिंग पावर दोनों स्ट्रांग होती जाती है। दोस्तों इस मेथड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर ऑथर के काम को उसके अपने रूल्स के बेसिस पर समझा जाता है। मतलब कि अगर शेक्सपियर के प्लेस है और किसी और राइटर्स की स्टोरी है तो उनके रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। हम एक ऑथर के स्टैंडर्ड्स को दूसरे ऑथर पर अप्लाई नहीं कर सकते। एक ऑथर के, एक पोएट के या फिर एक क्रिटिक के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके कुछ जो रूल्स होते हैं, हम उनको जो है वो दूसरे राइटर्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। हर काम को उसके अंदर से समझना होता है, उसकी गहराई से समझना होता है, ना कि बाहरी थ्योरी से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है वो बहुत बार पूछा जाता है और अगर आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करते हो तो बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों इंडक्टिव क्रिटिसिज्म का ये जो तरीका होता है वो किसी एक साइंटिफिक अप्रोच की तरह होता है। इसमें एक्यूरेसी और ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर जो क्रिटिक्स होते हैं वो अपने मन से कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि लिटरेरी पीस अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ना वो तारीफ कर सकते हैं उस चीज़ की और ना ही बुराई। वो सिर्फ काम को एनालाइज करते हैं, जैसे कि एक साइंटिस्ट फैक्ट्स को एनालाइज करता है वैसे। दोस्तों एक और बात, ये जो फेमस नाम है, यानी कि एक जो है वो बहुत ही फेमस नाम है इंडक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ जोड़ा जाता है और वो नाम है रिचर्ड ग्रीन मोल्टन।
दोस्तों ये एक स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी बुक शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट जो कि 1885 में लिखी गई थी, इसमें उन्होंने एक अप्रोच के बारे में बात की थी। और वो अप्रोच क्या था, तो उन्होंने कहा था कि एक क्रिटिक को अपने पर्सनल फीलिंग से दूर रहकर बस लिटरेरी वर्क के फैक्ट्स के बेस पर ही वर्क को समझना चाहिए। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि एक जो क्रिटिक होता है उसे कोई हक नहीं होता है कि उसे उस वो जो है वो अपने मन से कोई जजमेंट बनाए, उस लिटरेरी वर्क को अच्छा या फिर बुरा बोले। उसको जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग से दूर रहना चाहिए और फिर ही उस लिटरेरी वर्क की गहराई में उतरना चाहिए। अगर वो खुद की पर्सनल फीलिंग्स वहाँ पर डालता है तो वो लिटरेरी वर्क को एनालाइज करना बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। वो वहाँ पर उसके पर्सनल यानी कि उसके पर्सनल ओपिनियंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूर रहनी चाहिए अगर आप जो है वो किसी लिटरेरी वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो उसके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इंडक्टिव क्रिटिसिज्म को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आप भी किसी कहानी को पढ़ते वक्त ये देखते हो कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है या फिर राइटर्स ने क्या स्टाइल यूज़ किया है, वो भी बिना किसी अपने ओपिनियन के, तो एक्चुअली आप इंडक्टिव क्रिटिसिज्म का यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इंडक्टिव क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर आपको अभी जो आपके स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से स्कैन करके भी आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।